नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण नहीं बन पाया था कंप्लीट। तो अभी जो एक प्रश्न बचा हुआ है, जो 45 क्वेश्चन नंबर पर थे हम लोग, जो 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर जो यूपीपीसीएस 5 मई 2023 को कराया था, उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किलिमंजारो, एक तरफ पर्वत दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। इसको सही सुमेलित करना है। किलिमंजारो, टुबकल, स्टेनली और हागर। इसमें जो देश है मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया और युगांडा। तो किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, टुबकल मोरक्को में, स्टेनली युगांडा और हागर जो है अल्जीरिया में है। अतः ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है और इसकी हाइट जो है 5895 मीटर, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं टुबकल की बात की जाए तो ये मोरक्को का एक पर्वत है जो टुबकल नेशनल पार्क में स्थित है। माउंट स्टेनली एक पर्वत है जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। वहीं हागर की बात की जाए तो यह पर्वत अल्जीरिया में स्थित है। अब हम लोगों ने इतिहास और भूगोल के ऊपर चर्चा कर लिया है। इतिहास और भूगोल को मिलाकर के टोटल आपके 45 क्वेश्चन जो हैं पीसीएस में पूछे गए थे। तो इतिहास और भूगोल के प्रश्न जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे हम लोगों को अच्छे से देखना है। बाकी अब लोग हम पर्यावरण की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण में पहला जो प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो जो भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है वह गुजरात के जामनगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। इस केंद्र को केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदारी में पीपीपी मोड के तहत किया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण हैं? तो समुद्री शैवाल जो होते हैं वो आपके आयोडीन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समुद्री शैवाल का मुख्यतः खाद्य स्रोत के रूप में एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्री शैवाल मनुष्यों के लिए आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। लोटिक और लैंटिक दो परिस्थितिक तंत्र हैं। लोटिक वो होता है जो जिसमें पानी का बहाव जो होता है वो चलता है, वो लोटिक कहलाता है। और लैंटिक होता है जिसमें पानी का बहाव जो होता है वो क्या होता है, सीमित क्षेत्र में होता है। तो लोटिक पूछा है तो लोटिक का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नदी। नदी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोटिक शब्द लाओ से बना है जिसका अर्थ धोना होता है। यह बहते जल का प्रतिनिधित्व करता है जहां पर जल का पूरा तंत्र एक निश्चित दिशा में चलता है। इसमें नाले, नदियां, झरने आदि शामिल होते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में नदी लोटिक परिस्थिति तंत्र का एक उदाहरण है। जल रोकथाम अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? जल प्रदूषण नियंत्रण। तो जल प्रदूषण नियंत्रण को 1974 में बनाया गया था। 1974 में अधिनियमित किया गया और इससे वर्ष 1988 में संशोधित भी किया गया। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में लागू नहीं था, किंतु वर्तमान में अधिनियम पूरे देश में लागू है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो जो एजेंडा 21 है वो सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एसडीजी से संबंधित है। इसमें दिया है एक एसडीजी और उससे संबंधित जो भी हैं एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14 और एसडीजी 15। तो एसडीजी 10 जो है वो असमानताओं में कमी के लिए देखा गया है। एसडीजी 10 जो है असमानता में कमी। एसडीजी 13 जो है जलवायु क्रिया है। एसडीजी 14 जो है जमीन पर है। और एसडीजी 15 जो है पानी के नीचे का जीवन है। इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका डिटेल में क्या है। एसडीजी से प्रश्न आते हैं इसलिए इसको आप लोगों को पढ़ना अत्यंत। एसडीजी जितने भी 17 एसडीजी हैं और 17 के एसडीजी आपको लर्न होना चाहिए। एसडीजी 10 असमानताओं में कमी, एसडीजी 13 जलवायु क्रिया, एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन और एसडीजी 15 जमीन पर जीवन। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानदंड
है, मानक मानदंड है। ऑप्शन ए है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के लिए जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन की जांच के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, या रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए। तो बीओडी है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बनाया गया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश, चूंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। कीट नियंत्रण, आनुवंशिक आत्मसात्करण या परभक्षियों पर नियंत्रण। ऑप्शन ए जो होगा प्राकृतिक वास का विनाश ही सही उत्तर होगा। हरित जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारतीय जैविक डाटा केंद्र, तो यह हरियाणा में क्या किया जा रहा है? इसका स्थापना किया जा रहा है। भारतीय जैविक डाटा केंद्र का स्थापना हरियाणा में किया जा रहा है। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीव विज्ञान संबंधित आंकड़ों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कोष इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर नाम दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो ये आपको कीटनाशक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, ई अपशिष्ट, कृत्रिम रबड़ आदि गैर जैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, जबकि मल मूत्र तथा अन्य घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो क्या होते हैं, ये प्रकृति उनको क्या करती है, मतलब उसको अपशिष्ट को क्या करती है, सड़ा देती है, गला देती है। इस टाइप के जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो नेचर उसको आसानी से सड़ा या गला नहीं सकती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो इन सीटू संरक्षण के तहत आते हैं, अतः ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के लिए रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह एजोला है। ठीक है, धान खेतों में एजोला का जैव उर्वरक के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो जो ओजोन परत के जो वायुमंडल जो है वह आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जो कि लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो भारत का जो उस समय स्थान था वह 9वां था। वर्तमान में 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, शून्य भूख। तो इसका जो बी है यह अंतरिक्ष अनुसंधान जो है 2030 तक नहीं बल्कि 2035 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह चंदौली में चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और यहाँ पर खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ राजदरी और देवदरी झरने एवं ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर तथा चिंकारा आकर्षण का केंद्र है। नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें से एक कथन दूसरे कथन का कारण है कहा गया है। कथन है आपका, देश के अभिकरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, सही बात है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है जो कि गलत है। तो ए सही है और आर क्या है? गलत है।
ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। देश में बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी, गरीबी तथा भूखमरी में ही वृद्धि नहीं कर रही है, अपितु वह प्रकृति पर भी अपना दुष्प्रभाव छोड़ रही है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर बहुआयामी प्रभाव होता है। अतः पर्यावरण को बनाए रखने हेतु जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। अतः कथन ए सत्य है, किंतु कारण आर गलत है। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस जो होता है वह मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस 2023 का मुख्य विषय इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन या आर्द्रभूमि बहाली का समय है। 2025 का वेटलैंड डे का मुख्य थीम क्या है, आप लोग बताइएगा। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल जम्मू और कश्मीर में पाया जाने वाला यह हिरण है। ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो कि सही है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक साधारण विकास लक्ष्य के विषय को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सही है, नहीं केवल एक सही है। कथन एक सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल। उल्लेखनीय है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट GSDR प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्रायः प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाता है? इसी को हम सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों के प्रयोग का एक आदर्श मॉडल है जो बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधन का क्षरण न्यूनतम हो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे विज्ञान से। इस तरह से हमने पर्यावरण के भी प्रश्नों को देख लिया। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो निसार जो है इसरो और नासा के द्वारा किया गया था। यह करंट का प्रश्न है, 67 का सी आंसर हो जाएगा। निसार नासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मध्य संयुक्त भू अवलोकन मिशन है। रसायन विज्ञान से भी प्रश्न उठाए गए हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? तो यह ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, मॉडर्ना संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज द बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा विकसित mRNA टीका है जिसे मॉडर्ना कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड जो है, यह गैस को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशम का जो घटक है वो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है जबकि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस में आपका एक्टिनियम जो हो जाएगा वो नोबल गैस नहीं हो जाएगा, बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडान नोबल गैस हैं। बढ़ते अगले प्रश्न इसका डिटेल में देख लिया जाए तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडान अक्रिय गैस है जबकि एक्टिनियम अक्रिय गैस नहीं है। जीव विज्ञान की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया जो है टॉक्साइड, यह एक रोहिणी एक जीवाणुयोग्य रोग है। ठीक है, डिप्थीरिया या रोहिणी एक जीवाणु जन्य रोग है जो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। टॉक्साइड टीका डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निक्टेंथिस, निलुम्बो, निकोटियाना, नेपेंथिस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा कीटभक्षी पौधा नेपेंथिस है। निक्टेंथियस एक पुष्पीय पौधा है, निलुम्बो एक जलीय पौधा है, निकोटियाना एक शाकीय पौधा है जबकि नेपेंथिस एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है।
मानव हृदय कितने चेंबर का बना होता है? तो इसमें 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष को दायां एवं बायां आलिंद या एट्रियम कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्ष को दायां या बायां निलय को वेंट्रिकल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलैंड की बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होता है? कौन सा हार्मोन अग्नाशय? अग्नाशय में जो होता है ग्लूकान होता है। ठीक है, सॉरी, इंसुलिन, सी सही है, ग्लूकागान नहीं होता है, यह ऑप्शन सी है। यह अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलैंड के बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होता है इंसुलिन। बढ़ते अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकेगान नामक हार्मोन स्त्रावित होता है। बीटा से जो होता है वो इंसुलिन होता है और अल्फा से जो होता है वो ग्लूकेगान होता है। ठीक है ना, यहाँ पे समझने की बात है कि बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का होता है और जबकि अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकेगान का होता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम जो होता है वो जल को क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। समवहनी पादपों में 2 परिवहनों तक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पोषक स्तर बनाते हैं। पोषक स्तर जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से क्या होता है? पोषक स्तर बनता है। पोषक स्तर का निर्माण खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने के फलस्वरूप होते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पोषण स्तर 1 प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पोषण स्तर 3 में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और पोषण स्तर 4 में सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। एक तरफ दिया है व्याधि, दूसरे तरफ दिया है कारक। तो पेप्टिक, व्रण, डेंगू, फीलपांव और मलेरिया। तो मलेरिया, डेंगू, फीलपांव और पेप्टिक ये किसके कारण से होते हैं? देखा जाए तो पेप्टिक अल्सर या व्रण जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं, डेंगू विषाणु द्वारा होता है, फीलपांव कृमि जिसको वर्म बोलते हैं, फीलपांव कृमि से होता है, डेंगू विषाणु से होता है, पेप्टिक जो होता है जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्रश्न के हिंदी संस्करण में पेप्टिक अल्सर के कारक के विकल्प विषाणु उल्लिखित है, जो कि गलत है। यहाँ विषाणु के स्थान पर जीवाणु होगा, जबकि प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में बैक्टीरिया दिया गया है। अतः इस प्रश्न की व्याख्या अंग्रेजी संस्करण के अनुसार की गई है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो है वो जीवाणु से होता है, डेंगू जो है विषाणु से होता है, फीलपांव कृमि और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी से क्वेश्चन, जो राज्य व्यवस्था से प्रश्न आए हुए थे, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो निम्न में से कौन युग्म संविधान की अनुसूची या विशेष सही सुमेलित नहीं है? तो जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सबको क्या करना है, हम लोगों को याद कर लेना है। हमने टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। इसमें देखा जाए तो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, जो कि सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर यह भी सही है। 8वीं अनुसूची भाषा से यह भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 9वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ है प्रतिज्ञान के प्रारूप। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध है। 8वीं अनुसूची भाषा से है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम एवं विनियमों का वैधान विधि मान्यकरण है। वहीं चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परंतु के खंड क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीट आवंटित है, वहीं लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा हेतु 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीट आवंटित है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? ग्राम सभा के संबंध में इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होती हैं, जो कि सही है। दूसरा है आपका, इसकी शक्तियां का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, जो कि गलत है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसकी पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। सही है। ए और सी दोनों सही हैं। बी इसका जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं होता है, राज्य सरकार के द्वारा देखा जाता है। देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ख के अनुसार ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम स्तर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय से है। अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसा कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होती है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प में विकल्प बी जो है वो सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न 83 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इसमें जो है उद्योग एवं प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यह जो है पूर्ण रूप से यह क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में समानता पूछा गया। तो पर्यावरण का संरक्षण, जो कि पर्यावरण का संरक्षण जो है नीति निर्देशक तत्व में भी है और यह मौलिक कर्तव्य में भी है, तो विकल्प बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्प बी का प्रावधान पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 48 क तथा मौलिक कर्तव्य के तहत अनुच्छेद 51 क 6 में शामिल है। अन्य विकल्पों में उद्योग के प्रबंधन कर्मकारों का भाग लेना, सामान्य नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशक तत्व के तहत क्रमशः अनुच्छेद 43 और 44 में शामिल है, जबकि अभिभावक बच्चों की शिक्षा के अवसर दिलाए केवल मौलिक कर्तव्य के तहत अनुच्छेद 51 क में शामिल है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की गई थी? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 सदस्य वाले चैम्बर की स्थापना जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, जिसे नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। नीचे दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार का एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसी में संशोधन हुआ है अभी हाल ही में कि जो चीज़ें विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है उसमें जो वह निर्णय नहीं लेता था उसके लिए वह एक समय सीमा बना दिया गया है, जिसमें 3 माह का समय सीमा बन गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके प्रस्ताव को या तो मानेगा या फिर उसको अमान्य करेगा। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब कारण सही है, अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है स्पष्ट नहीं कर रहा है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि इसी अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमा या नाम को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि
इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। सही बात है। संसद के अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। 1 और 2 दोनों सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 98 क खंड 1 के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है। इसी खंड के परंतु के अनुसार संसद के दोनों सदन के सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 58 क ही के खंड 2 के तहत संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन क्या है? सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, जो कि गलत है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। यह वित्त आयोग को क्या करता है? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, दोनों गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, मतलब कुल 5 सदस्य होते हैं तथा इसी अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग अपनी सिफारिश संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो कि वित्त आयोग हमने बताया आपको, लेकिन यह राष्ट्रपति को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के प्रश्नगत दोनों ही कथन क्या है? सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, कायोत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, ये जो है आपका 20 का हिस्सा नहीं है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध। संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में तहत यातना के विरुद्ध निषिद्ध शामिल नहीं है, जबकि दोहरे दंड की धारा, अनुच्छेद 20 खंड 2 कायोत्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अनुच्छेद 20 खंड 1 के तहत तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध 20(3) का हिस्सा है। अनुच्छेद 20 कायोत्तर विधि अर्थात ऐसी विधियां जो आरोपित अपराध के समय प्रवृत्त नहीं है। एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षा प्रदान करता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो कि मीरा कुमार जी हैं, जो कि 2009 में ये बनी थी, 15वीं लोकसभा की स्पीकर बनी थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग की अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की गई जिनके लिए उसके ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से आगे भी जारी रखा गया है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों केवल 2। संविधान के अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। वही अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 जो है वह सही है। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, तो सही है। नोट: प्रश्न के कथन 1 में अंग्रेजी संस्करण में आर्टिकल 109 दिया गया है, जबकि हिंदी संस्करण में केवल अनुच्छेद है, उसका क्रमांक नहीं है। इसलिए यह क्या है? अंग्रेजी संस्करण से इस प्रश्न का मूल्यांकन किया गया है। तो जो अनुच्छेद 109 अनुच्छेद दे देता तो सही, लेकिन अगर यहाँ पे अनुच्छेद 109 देता तो यह क्या हो जाता? गलत हो जाता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुमेलित नहीं है? राजभाषा भाग 17 में है, संघ राज क्षेत्र भाग 8 में है,
सी जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, अधिकरण भाग 11 में। तो डी जो अधिकरण भाग 11 में नहीं है, अधिकरण जो है भाग 13 में है। राजभाषा 17 में सही है, संघराज क्षेत्र 8 में सही है, अनुसूचित जाति क्षेत्र 7-10 में सही है, अधिकरण भाग 14A में है। ठीक है, विकल्प डी का सही सुमेलित नहीं है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समस्त चुनाव का क्या करता है, संचालन करता है। 93 का बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 के प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है, ये शायद गलत है, तो केवल एक जो है वो क्या है, सही है। पंचायती राज 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्थाओं के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्थाओं को संस्तुति दी गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा उसके नीचे गांवों के समूह पर मंडल पंचायत का गठन का सुझाव था। इसमें से जो ब्लॉक स्तर की बात है उसमें इन्होंने नहीं कही थी, या तो मंडल पंचायत की बात की है, न तो जिला परिषद की बात की है। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद के विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। पर्यवेक्षण हेतु जनपद को प्रथम बिंदु माना जाए। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 जो है वह गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान को अंग्रेजी और नियमित किया जाता है। भारतीय संविधान के परिवर्तित होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। जाहिर सी बात है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक पहले होगी, उसके सबसे अंत में जो हो जाएगा वो भारतीय संविधान के अंग्रेजी और अधिनियमित किया जाएगा। उसके बाद तिथि, उसके बाद प्रारूप की नियुक्ति होगी। देख लेते हैं इसका सही क्या है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ प्रारूप समिति की। उसके बाद भारतीय संविधान को अंग्रेजित किया गया और भारतीय संविधान को परिवर्तित होने की तिथि 26 जनवरी 1950। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन जिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, जो कि सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो केवल एक जो हो जाएगा वह सही होगा। संविधान 71(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उसके पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 जो है वह गलत है। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा है, एक राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो इसका ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। संविधान के 171 अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नीचे 2 कथन हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, जो कि सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। व्याख्या भी करता है। ऑप्शन देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की सही व्याख्या करता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी।
साथ ही अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक जो कि धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही विधेयक कानून बनता है। इस प्रकार कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या है। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रेक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है, जो कि सही है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपने आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये गलत हो सकता है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह मूल अधिकारों में किसी को लागू करने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रीट, इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रेक्षा और उत्प्रेषण रीट है जो भी समुचित हो का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार कथन एक सही है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 32 खंड 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। इस प्रकार कथन 2 भी क्या है? सही है। बढ़ते हैं अपने 100वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका सही सुमेलित करना। एक तरफ आर्टिकल दिया है, दूसरी तरफ सूची दिया है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 338। तो अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 315 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 338 जो हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से हो जाएगा। अतः अनुच्छेद 324 में ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। ठीक है, ये तो सही है। वहीं महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। यह सही नहीं है, तो केवल एक सही हो जाएगा। इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है? यह राष्ट्रपति को ही ऐसे पदच्युत करने का अधिकार दिया है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया। बाकी के जो 50 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे उसमें, और करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिले, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके को भी देखने को मिल सकता है। तब तक इस वीडियो को पूरा देखिए। जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इसको निरंतर देखते रहिए, जिससे कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आयोग के, उसमें से लगभग 60% जो प्रश्न होते हैं वो हमारे PYQ के ही होते हैं। तो PYQ पे एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा और आप लोगों की एक बेहतर तैयारी के साथ ही एक नई जोश और जुनून पैदा करने का प्रयास किया गया है। और तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।